हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 6 का अध्याय 8, जिसका नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो इस चैप्टर में हम आगे की कहानी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से उत्तर वैदिक काल में दो धर्मों की स्थापना होती है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। उसके साथ साथ शासन व्यवस्था में भी परिवर्तन आता है, जैसे कि जन से महाजनपदों में रूपांतरण होना। तो यही महाजनपद जब धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं तो इनके बीच सत्ता की दौड़ देखने को मिलती है और इन्हीं दौड़ के कारण इनके बीच युद्ध होते हैं और युद्धों के कारण ये एक दूसरे की सत्ता को हथियाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात करें सम्राट अशोक के, तो सम्राट अशोक जो है मौर्य जो वंश से हैं उससे जुड़े हुए हैं और मौर्य वंश की स्थापना करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक तरह से सम्राट अशोक के दादा हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि उन्होंने नंद वंश के सबसे अंतिम शासक महानंद पद्म को हराकर मौर्य शासन की स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी और उसके साथ ही उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना के साथ साथ अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना शुरू किया था। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस समय साम्राज्य का विस्तार शुरू किया उस समय उन्होंने कुछ जनपदों को अपने साम्राज्य में विस्तार किया, जैसे कि उन्होंने लगभग कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश के इलाकों तक, साथ में कुछ पश्चिमी इलाकों तक जीता था। लेकिन जब उनके पुत्र आते हैं बिंबिसार, वो उतना सक्रिय भागीदार नहीं होते हैं सत्ता के विस्तारण में, लेकिन जब बिंदुसार के पुत्र अशोक आते हैं तो वो लगभग भारत के दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर पूर्वी भारत, उड़ीसा से लेकर अफगानिस्तान, काबुल तक अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो इस तरह से जो है सम्राट अशोक एक बहुत बड़े साम्राज्यवादी शासक थे और ऐसा क्या हुआ, किन परिस्थितियों में उन्होंने युद्ध का त्याग किया और धर्म की स्थापना की, इसके बारे में आज के चैप्टर में हम जानेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ के स्तंभ पर, जो विशाल स्तंभ है, उस पर स्थापित कर दिया गया। तो इस तरह का स्तंभ हुआ करता था, उस पे ये 4 शेर वाला जो स्तंभ है वो स्थापित है और ये अशोक के निर्देश के कारण हुआ था इस तरह से। तो इतिहास के महानतम राजाओं में से अशोक के निर्देशों पर कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए हैं। इनसे पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि राज्य को, यानी जो सम्राट अशोक का राज्य था, उसको साम्राज्य क्यों कहा गया। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 23 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी और चाणक्य के बारे में हम अर्थशास्त्र नामक किताब में पढ़ते हैं। यानी चाणक्य ने एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, तो उन्होंने अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी थी। तो अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई ज्ञान की बातें उस समय के काल में हमें इस किताब से देखने को मिलती हैं। वंश की बात करते हैं कि वंश किसे कहते हैं। तो एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। जैसे कि चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र कह सकते हो पुत्र अशोक। अब कुछ साम्राज्य के बारे में बात कर लेते हैं कि साम्राज्य किसे कहते हैं और ये राज्य से किस तरह से डिफरेंट है। तो साम्राज्य, उस समय का जो अशोक का साम्राज्य था उसमें बहुत सारे नगर थे। तो उनमें जो मुख्य नगरों में बात करें तो एक पहला था राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। उज्जैन ये गुजरात के पास है। तक्षशिला की बात करें तो हम इसको उत्तर पश्चिम के भारत के इलाकों में देखते हैं, जहाँ पे उत्तराखंड ये इलाके आते हैं, हिमाचल प्रदेश। और पाटलिपुत्र बिहार में स्थित है, पटना वाला इलाका पाटलिपुत्र आज के समय में कहलाता है। तो इस तरह से ये नगर प्रमुख थे। इन नगरों में व्यापारी, सरकारी और अन्य शिल्पकार रहते होंगे, व्यापार होता था, यानी एक मुख्य केंद्र था व्यापार का। साम्राज्य के बहुत सारे क्षेत्रों में किसान होते थे, पशुपालक के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत वाला इलाका, जो ये वाला इलाका है, यहाँ पर ज्यादातर लोग जो थे जंगलों में रहते थे और जंगलों से ही ये जो क्षेत्र है पूरी तरह से घिरा हुआ था।
तो जो आदिवासी लोग थे इन्हीं क्षेत्रों में रहते थे और वो पूरी तरह से फल-फूल पर डिपेंड रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे और इस तरह की अपनी आजीविका ये वाले इलाके के लोग उस समय जीते थे। और इस हिसाब पे कहा जा सकता है कि ये उत्तर भारत, ये पश्चिमी भारत और ये मध्य भारत के इलाकों में अगर ये क्षेत्र अलग-अलग हैं, तो यहाँ के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भाषा, बोली, पहनाव, उनके भोजन, जीवन शैली भी बहुत अलग होगी, इस तरह का अनुमान लगाया जाता है। राज्य और साम्राज्य कैसे भिन्न होते हैं? तो राज्य बड़े राज्यों से बड़े होते हैं, यानी साम्राज्य उन्हें कहते हैं जो राज्यों से बड़े होते हैं। उनकी रक्षा के लिए भी बड़ी सेना होती है। सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है क्योंकि जब बहुत बड़े राज्य की सुरक्षा करनी होती है तो उसके लिए बड़ी सेना चाहिए और बड़ी सेना के लिए बड़े ज़्यादा संसाधन चाहिए। उसके लिए बड़े ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास धन संपत्ति चाहिए जिससे कि वो अपने राज्य की रक्षा कर सकें। तो एक तरह से आर्थिक रूप से इस तरह से हम राज्य और साम्राज्य के बीच अंतर कर सकते हैं। साथ में अधिकारियों के जो प्रशासन व्यवस्था है उसमें भी जो माना जाता है कि सम्राट अशोक जो थे वो अपने आसपास के जो इलाके थे उन पे खुद सीधा नियंत्रण रखते थे और जो मान लीजिए कि पाटलिपुत्र है या फिर उज्जैन वाले इलाके हैं, वहाँ पे वो अपने रिश्तेदारों को एज़ अ गवर्नर नियुक्त किया करते थे कि वहाँ का शासन वो लोग सँभालें। तो इस तरह से साम्राज्य को सँभालना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम होता था राजा के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ये तक्षशिला जो है उत्तरी भारत में स्थित है, उज्जैन जो है पश्चिमी भारत की तरफ है और ये पाटलिपुत्र मध्य भारत के बिहार इलाके में स्थित है। और ये जो इलाके थे ये तीनों ही कहीं न कहीं जो मौर्य साम्राज्य था उसके एक राजधानी के रूप में स्थापित हो चुके थे। जो भी आपको लाल डॉट दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे सम्राट अशोक ने बहुत सारे अभिलेख और उनके स्तंभों की स्थापना की थी। तो इसलिए जैसे कि लुम्बिनी है, उत्तर भारत में, दक्षिण में, ब्रह्मगिरी से लेकर कलिंग में, जागोड़ा में, इस तरह के अभिलेख अशोक के मिलते हैं। साम्राज्य का प्रशासन, अब प्रशासन की बात करते हैं कि साम्राज्य का प्रशासन किस तरह से होता था। तो साम्राज्य जो है मौर्य का बहुत बड़ा था, इसलिए उसके अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग तरह से शासन होता था। तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाके थे, उस पर सम्राट का सीधा मतलब नियंत्रण था और इस नियंत्रण के कारण वहाँ के जो भी गाँव और इलाकों और शहरों के किसान थे, पशुपालक थे, शिल्पकार थे, व्यापारी थे, उनसे कर इकट्ठा किया जाता था और कर इकट्ठा करने के लिए जो शासक है, वो अधिकारियों की नियुक्ति करता था। अब इन अधिकारियों पर नज़र रखने के लिए कि अधिकारी कहीं भ्रष्टाचार ना करें या फिर कोई गुप्त जो भी बातें हैं उनको छुपाए ना, इसके लिए उनकी निगरानी और उनकी जासूसी के लिए सम्राट द्वारा कुछ संदेश वाहक नियुक्त किए जाते थे जो इन अधिकारियों पर नज़र रखते थे। इस तरह से जो है राजा जो है मतलब सर्वोपरि होता था अपने शासन का, उसके बाद मंत्रीगण होते थे और अधिकारी आते थे। तो इस तरह से जो है शासन व्यवस्था एक ढांचे में रहती थी। मौर्य साम्राज्य के भीतर की बात करें कि वो कई क्षेत्रों और प्रांतों में बँटा हुआ था। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहां राजकुमार बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा लगता था कि वहां के स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता हो। प्रादेशिक केंद्रों के बीच के विस्तृत क्षेत्र थे, उन पर इलाकों पर मौर्य शासन सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण। तो इस तरह से जो है साम्राज्य की व्यवस्था होती थी। अब मान लेते हैं कि जो मौर्य का शासन था, तो मौर्य शासन में इलाका तो बहुत बड़ा था, तो कुछ क्षेत्रों पर तो वो सीधा नियंत्रण रखते थे, लेकिन जो बहुत बड़े जो छुटपुट क्षेत्र थे, उन पर नियंत्रण के लिए वो कुछ कोई ना कोई अपने ही पहचान के जो भी रिश्तेदार होते थे, उनको वहाँ पे गवर्नर एज नियुक्त करके उन प्रांतों पर शासन किया करते थे। तो इस तरह से जो है पूरी शासन व्यवस्था थी। और कुछ क्षेत्र जो थे जहाँ पे इनका नियंत्रण नहीं होता था, जैसे कि नदियाँ हैं या फिर मार्ग हैं, तो उन पर वो नियंत्रण करने की कोशिश करते थे और उस नियंत्रण को कोशिश करने के लिए अपने अधिकारियों को उस मार्ग पर नियुक्त कर दिया करते थे। नदी मार्ग हो या फिर सड़क मार्ग हो, तो उसपे सम्राट अशोक के अधिकारी नियुक्त रहते थे, जो आने-जाने वालों को रोकते थे और
कहते थे कि अगर आपको जाना है तो आपको कुछ नजराना देखकर ही जाना पड़ेगा। इस तरह से ये इन व्यापारियों से कुछ ना कुछ संसाधन इनको मिलते रहते थे नजराने के रूप में। तो सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है उत्तर पश्चिमी भारत में कंबल के लिए, और दक्षिणी भारत का जो इलाका है सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो इस तरह से जो है ये संसाधन इकट्ठा किया करते थे। तो नजराना और कर में क्या अंतर है? तो कर एक नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाने वाला पद्धति है। उसी तरह नजराना जो है यह अनियमित रूप से संभव होता है और इकट्ठा किया जाता है। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे। यानी नजराना एक स्वैच्छिक कार्य होता है, जबकि जो कर है ये इसको जवाबदेही के साथ उस नियमित रूप से राजा को देना पड़ता था। अब मान लीजिए कि प्रशासन में तो एक तरह से वो लोग शासकों की नियुक्ति कर रहे हैं, एक तरफ से जो राज्य मार्ग हैं या फिर जो नदी जल मार्ग है वहां पे अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं ताकि वहां पे आने जाने वालों की नजर रख सके, उनको वहां पे नजराना मिल सके। इसके साथ साथ जो इलाके इनके कंट्रोल में नहीं थे, जो मध्य भारत का इलाका है जहाँ पे जंगल एरिया है, वहां पे ये लोग जो जंगली लोग थे, जो आदिवासी थे, उनको तो स्वतंत्रता दी थी, लेकिन उनसे भी ये अधिकारी कुछ ना कुछ तोहफे, कुछ ना कुछ चीजों की उम्मीद किया करते थे नजराने के रूप में, जैसे हाथी हुआ, लकड़ी हुआ, मधु हुआ, मोम हुआ, यानी जो भी जंगली पदार्थ हो उनको नजराने में मिले उसकी वो उम्मीद किया करते थे। अब बात करते हैं कि राजधानी में सम्राट। तो यहाँ पे राजधानी में सम्राट का टॉपिक जो है ये सम्राट अशोक के नगर व्यवस्था से जुड़ा हुआ है कि किस तरह से जो है वहाँ की नगर व्यवस्था थी, और जब राजा किस तरह से जो नगर में जाता था तो वहाँ के लोग कितना खुशी से जश्न मनाया करते थे। और इस सब की जानकारी जो है मेगास्थनीज नामक एक यात्री था जो यूनान से आया था और उसके वृत्तांतों से मिलती है। और इसको भेजने वाला जो शासक था वो सेल्यूकस निकेटर था। और जब ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया तो चंद्रगुप्त ने इसको अपने दरबार में एक राजदूत की उपाधि दी, और इसको कुछ सालों तक ये चंद्रगुप्त के दरबार में रहकर ही अपने जो भी है राज्य का भ्रमण और यात्रा वृत्तांत लिखता रहा। तो इस तरह से जो है मेगास्थनीज के वृत्तांतों से हमें कुछ विवरण देखने को मिलते हैं जिनको हम देखते हैं। सम्राट जो विवरणों में कहता है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खासकर नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते। ऐसा क्योंकि एक रात अगर सोएंगे और फिर दूसरी रात भी सोएंगे तो कहीं ना कहीं उनको शंका होगी कि उनकी हत्या कोई मारने की कोशिश ना करे, इसलिए वो हर रात अलग अलग कमरों में गुजारते थे। इसी तरह मेगास्थनीज पाटलिपुत्र के बारे में लिखते हैं कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2-3 मंजिला वाले घर जो लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। तो ये पाटलिपुत्र है जो लगभग 570 बुर्ज का मतलब होता है कि जैसे किले का निर्माण हो रहा है, तो जैसे कि चाइना की दीवार है तो चाइना की दीवार के ऊपर ऐसे निगरानी के लिए सैनिकों की निगरानी के लिए जैसे कि यहाँ पे टिब्बे बनाए जाते हैं जिससे कि वो वहां पे खड़े रहकर नजर रख सके बाहरी तरफ। तो इस तरह के बुर्ज को इनको बुर्ज कहा जाता है। तो इस तरह के 570 बुर्ज थे जो निगरानी के लिए होते थे। 64 द्वार थे पटना के, पाटलिपुत्र की जो राजधानी थी उनकी। तो ये विवरण जो है मेगास्थनीज के यात्रा वृत्तांत में देखने को मिलता है। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक है। ये ऐसे पहले शासक है जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है प्राकृत और ब्राह्मणी 2 भाषाओं में देखने को मिलते हैं।
यहाँ पे जो प्राकृत भाषा है, क्योंकि उस समय क्या होता था कि जनता की जो भाषा थी वो प्राकृत थी, इसलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में भी अभिलेखों के निर्माण किए थे। तो यहाँ पे कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ एक अभिलेख है, जिसपे लिखा है कि किस तरह से जो है अभिलेख पर लिखा है कि कलिंग युद्ध के समय 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होती है, 1.5 लाख लोग कैद किए जाते हैं और बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, और इसे देखकर जो है राजा का मन बहुत तृष्ण हो जाता है और उसे पश्चाताप हो रहा होता है। तो इस पश्चाताप को करने के लिए वो धर्म पालन करने वाले और दूसरे को उनकी शिक्षा देने का वो निश्चय करते हैं, और इस तरह से जो है सम्राट अशोक उन अभिलेखों के माध्यम से जनता में अपने विचारों, अपने उपदेशों को पहुंचाते हैं, और वो क्या सोचते हैं धर्म के बारे में, इस बारे में लिखते हैं कि युद्ध को त्याग किया जाए और उनके आने वाले जो वंशज है इन अभिलेखों को पढ़ें, जाने और समझे, और युद्ध के मार्ग पे ना जाकर एक शांति का मार्ग अपनाएं और धर्म को अपनाएं, कि धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो इस तरह से जो है अभिलेखों में इस तरह के विवरण देखने को मिलते हैं सम्राट अशोक के। तो धम्म जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है, और यह प्राकृत में कह सकते हो आप धर्म है। अशोक का कलिंग युद्ध, तो कलिंग युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक का जो है मन पूरी तरह से परिवर्तित होता है और वो युद्ध का त्याग करके धर्म को अपनाते हैं। तो तटवर्ती इलाका जो आज के समय में उड़ीसा का है, उसका नाम ही प्राचीन समय में कलिंग कहा जाता था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध किया, लेकिन युद्ध जनित हिंसा, खून खराबा देखकर युद्ध से उनकी वितृष्णा हो गई और उन्होंने निर्णय किया कि भविष्य में वो कभी युद्ध नहीं करेंगे। और इस तरह से उन्होंने युद्ध ना करके उन्होंने धम्म को अपनाया। तो धम्म क्या है? तो यह किसी देवी देवता या किसी कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं होती है धम्म के लिए। यह सामान्यतः ये कहा जाता है कि सम्राट अशोक का नजरिया था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही एक राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को भी इसी प्रकार के निर्देश दे, जिससे कि उनके जीवन में शांति आए। और ऐसी शांति के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी जो समस्याएं थी, उनके जो दैनिक जीवन की समस्याएं थी, जैसे कि लोगों के बीच अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग थे, उनके बीच टकराव होते थे, कई बार उनके राज्य में जो है बलि चढ़ाई जाती थी, नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था, परिवार एवं पड़ोसियों के बीच झगड़े होते थे। तो सम्राट अशोक ने महसूस किया कि युद्ध के बजाय इन समस्याओं का निदान किया जाए, जिससे कि उनकी जनता का जो है जीवन एक अच्छे मार्ग पर निम्रित हो। और इसलिए उन्होंने धम्म महात्म नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, और ये अधिकारी घूम घूम कर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो ये शिक्षा के माध्यम तो जो थे शिलाओं थे और स्तंभ, यानी जो भी संदेश थे उनको शिलाओं पे और स्तंभों पर सम्राट अशोक ने उत्कीर्ण कराए। साथ में उन्होंने राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़वाया जो वो खुद नहीं पढ़ सकते थे। साथ में अशोक ने ये भी करा कि धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी अपने दूतों को भेजा। तो इसमें जो सम्राट अशोक थे उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं बनवाए, विश्राम गृह बनवाए, मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा के लिए भी चिकित्सालय बनवाया, जिससे कि उनकी जनता और का जो जीवन है वो सर्वसुलभ हो सके। राजा अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश यानी धम्म में कौन कौन सी बातें थी उनको जान ले। तो उनका कहना था कि अपने दासों और नौकरों के साथ लोगों को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सभी जीवों पर दया करें और ब्राह्मणों और श्रमणों को लोग दान करें। अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरों के धर्म की निंदा करना भी एक तरह से वो गलत मानते थे। साथ में हर किसी को दूसरे का धर्म का आदर करने का वो एक तरह से संदेश देते थे। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे की बुराई भी करता है तो वो भी उनका मानना था कि वो कहीं ना कहीं वो अपने धर्म को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इस तरह से वो दूसरे धर्मों के विश्वासों को समझने और उनका आदर करने का प्रयत्न करने की कोशिश करते थे। तो इस धर्म के माध्यम से इस अभिलेखों में इस तरह के संदेश उन्होंने दिए। तो इन संदेशों को देने का कहीं ना कहीं एक तरह से प्रभाव था कि उन पर बौद्ध धर्म का भी प्रभाव था इन संदेशों का। अब ये देखते हैं कि ब्राह्मण लिपि और प्राकृतिक लिपि में जो संदेश मिलते हैं, तो यहाँ पे कुछ ब्राह्मण लिपि के उदाहरण दिए गए हैं कि अक्षर जो है ब्राह्मण लिपि में इस तरह से लिखा जाता है, देवनागरी में इस तरह से लिखा जाता है,
बांग्ला में अ इस तरह से, मलयालम इस तरह से और जो तमिल है इस तरह से लिखा जाता है अ को। अब बात करते हैं कि सम्राट मौर्य के उभरने के साथ-साथ थोड़े समय पहले एक नया साम्राज्य विकसित हो रहा था चीन में और इसी साम्राज्य ने अपने चीन को सुरक्षित रखने के लिए बहुत बड़ी दीवार का निर्माण शुरू किया था और इसका उद्देश्य था कि उत्तरी सीमा के जो भी पशुपालक लोग थे उनसे उनकी रक्षा करना और इस दीवार को बनाने में लगभग 2000 साल लगा था और लगभग इसकी जो दीवारें हैं लगभग 1400 किलोमीटर लंबी हैं। कहा जाता है कि इसमें 100-200 मीटर की दूरी पर बुर्ज बनाए गए हैं, यानी यहाँ पे ऐसे कि वहाँ पे लोग निगरानी जो अधिकारी नियुक्त किए जाएं जो निगरानी कर सके कि कोई आक्रमण नहीं कर रहा हो इस तरह का। और जो ये दीवार बनी है ये पत्थर और ईंटों से बनी है और इसकी ऊपरी सतह को बात करें तो ये सड़क जैसी चौड़ी है। दीवार को बनाने में हजारों लोगों अधिकारियों का योगदान रहा है। तो इस तरह से जो है ये जब सम्राट अशोक का कार्य था उस समय चीन में इस तरह की दीवार का निर्माण कार्य हो रहा था। तो आई होप कि ये चैप्टर में आपको सभी बातें समझ में आई होंगी कि किस तरह से साम्राज्य का विस्तार था। तो साम्राज्य के लिए सम्राट अशोक द्वारा कर लगाया गया और किस तरह से अलग-अलग जो उनके प्रांत थे, क्षेत्र थे उन पर उन्होंने शासकों की नियुक्ति की। साथ में हमने ये देखा कि इस चैप्टर में कि किस तरह से धम्म जो है वो कहीं न कहीं अपनी जो जीवन शैली है उसको बदलने का मार्ग देता है। साथ में हमने देखा कि किस तरह से चीन की दीवार बनी थी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।